आखिर कुछ देश अमीर और तरक्कीशुदा क्यों हैं, जबकि कुछ देश गरीबी, असमानता और पिछड़ेपन से क्यों नहीं निकल पाते? क्या इसका कारण सिर्फ सोना चांदी, तेल या कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं, या फिर यह भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है कि कोई देश गर्म इलाके में है या ठंडे इलाके में? कई सालों तक अर्थशास्त्री और इतिहासकार यही मानते रहे कि भूगोल और संसाधन ही विकास का असली आधार है। लेकिन 2024 में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार पाने वाले 3 विद्वानों डैरोन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन ने इस सोच को बदल कर रख दिया। इन विद्वानों ने अपने शोध में यह दिखाया कि असली फर्क पैदा करते हैं किसी देश के संस्थान, यानी उसके नियम, कानून, लोकतंत्र, न्यायपालिका, सरकार की कार्यप्रणाली और सबसे ज्यादा जरूरी नागरिकों को दिए गए अधिकार। उनका कहना था कि अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई का कारण धरती की जमीन या खनिज नहीं, बल्कि ये संस्थाएं हैं जो या तो सबको समान अवसर देती हैं या केवल कुछ लोगों को सत्ता और दौलत तक सीमित रखती हैं। अब सवाल उठता है कि उन्होंने ये कैसे साबित किया? उन्होंने इसके लिए इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र तीनों का गहरा अध्ययन किया। वे केवल 1-2 देशों को नहीं देख रहे थे, बल्कि सैकड़ों सालों का डेटा इकट्ठा करके दुनिया के अलग अलग देशों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। जैसे उन्होंने अमेरिका और लैटिन अमेरिका के देशों की तुलना की। अमेरिका की स्थापना में लोकतांत्रिक संस्थान बनाए गए, लोगों को संपत्ति के अधिकार मिले, अदालतें मजबूत थीं और व्यापारियों व किसानों को स्वतंत्रता दी गई। वहीं दूसरी ओर लैटिन अमेरिका के कई देशों में उपनिवेशवादी ताकतों ने ऐसी संस्थाएं बनाई जिनका मकसद केवल संसाधनों का शोषण करना था और जनता को बराबरी के अवसर नहीं दिए गए। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका तेजी से समृद्ध हुआ, जबकि कई लैटिन अमेरिकी देश गरीबी और असमानता से जूझते रहे। उन्होंने अफ्रीका, एशिया और यूरोप के उदाहरण भी देखे। जैसे अफ्रीका के कई देशों में उपनिवेशवाद के दौरान ऐसी संस्थाएं बनाई गईं जो जनता को दबाने और केवल उपनिवेशवादियों के फायदे के लिए काम करती थीं। आजादी के बाद भी वही ढांचा कई जगह जारी रहा और परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद ये देश विकास में पीछे रह गए। उन्होंने एक और दिलचस्प तुलना की, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की। दोनों देश एक ही संस्कृति, एक ही भाषा और एक ही भूगोल से निकले हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया में लोकतांत्रिक संस्थाएं और निष्पक्ष बाजार व्यवस्था बनी, जबकि उत्तर कोरिया में तानाशाही शासन और बंद व्यवस्था रही। इसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। दक्षिण कोरिया तकनीक और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि उत्तर कोरिया गरीबी और अलगाव का। इस तरह एसिमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन ने बार बार यह साबित किया कि जहां संस्थाएं समावेशी यानी इंक्लूसिव होती हैं, वहां नागरिकों को बराबरी का मौका मिलता है, लोग नए विचार लाते हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में खोज करते हैं और देश तरक्की करता है। लेकिन जहां संस्थाएं शोषणकारी यानी एक्सट्रैक्टिव होती हैं, वहां कुछ लोग ही ताकत और संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और पूरा देश पिछड़ा रह जाता है। उनकी रिसर्च केवल थ्योरी नहीं थी, उन्होंने ऐतिहासिक डेटा, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, लोकतंत्र और तानाशाही के बीच अंतर और संस्थागत ढांचे की भूमिका को आंकड़ों और उदाहरणों के जरिए समझाया। यही वजह है कि इस काम को आज की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण माना गया और उन्हें 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आप सोचिए, यह खोज हमारे लिए क्यों मायने रखती है? दरअसल आज भी दुनिया में कई देश भ्रष्टाचार, असमानता और अन्याय से जूझ रहे हैं। नई तकनीकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष विज्ञान, ये सब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी देश की संस्थाएं मजबूत और ईमानदार नहीं होंगी, तो ये सारे आविष्कार भी
उस देश को गरीबी और अव्यवस्था से नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए यह अध्ययन हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति मशीनों में नहीं, बल्कि अच्छे नियमों और मजबूत कानूनों में है। मानव सभ्यता के लिए यह सीख बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर हम सचमुच एक बेहतर, न्यायपूर्ण और समृद्ध दुनिया चाहते हैं तो हमें अपने संस्थानों को पारदर्शी, निष्पक्ष और सबके लिए खुला बनाना होगा। और यही इस रिसर्च की सबसे अहम देन है। तो दोस्तों, 2024 का यह नोबेल पुरस्कार हमें यही सिखाता है कि किसी देश की तरक्की का राज केवल जमीन या संसाधन नहीं, बल्कि इंसाफ देने वाली संस्थाएं और अच्छे कानून हैं। अच्छे नियम किसी देश को अमीर बना सकते हैं और बुरे नियम उसे सदियों तक गरीब बनाए रख सकते हैं। और यही है असली सबक जो मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद करता है।